अगर कोई चीज़ 2000 साल में बनी हो, एक हुकूमत या एक जनरेशन ने नहीं बल्कि 5 एम्पायर्स ने मिलकर उसको बिल्ड किया हो, उसकी लंबाई इतनी बेमिसाल हो कि पहाड़ों की चोटियों से लेकर रेगिस्तान की खामोशी तक फैल जाए, और जब इस फैलाई को 2012 में चाइनीज़ कंपनी ने साइंटिफिक तरीके से नापा तो इसकी जो लंबाई सामने आई उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसकी कुल लंबाई थी 21,196 किलोमीटर। सलाम दोस्तों, मैं हूं सद्दाम और आप देख रहे हैं भाईजान्स वर्ल्ड। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा कि कैसे इंसानों ने अपने कीमती टाइम में से इतना तवील टाइम इस सिर्फ एक मंसूबे के ऊपर लगाया, लेकिन इस मंसूबे को शुरू करने की वजह क्या थी और कौन थे वो लोग जिन्होंने इस मंसूबे के ऊपर अपनी पूरी जिंदगियां लगा दी, और क्या ही वजह थी कि इस मंसूबे को शुरू किया गया। तो इस चीज का जवाब मैं नहीं बल्कि हिस्ट्री खुद देगी। 221 कबले मसीह नॉर्थ चाइना के पहाड़ी इलाकों में चिंग डायनेस्टी का कयाम हुआ। इस दौर में चिंग शी हुआंग जो चाइना का पहला एम्परर था, जिसने पहली दफा पूरे मुल्क को एक पूरी एम्पायर की शक्ल दी। जब एम्पायर खड़ी हो गई तो उसको सबसे ज्यादा खतरा नॉर्थ से आने वाले नोमाडिक कबाइल से था, जो बार बार हमला करके शहरों और बस्तियों को तबाह कर देते थे। शिंग शी हुआंग ने यह समझ लिया कि इनके लिए फौजी लश्कर काफी नहीं बल्कि एक मुस्तकिल दिफाई निजाम की जरूरत है, और इसी सोच के तहत उसने मुख्तलिफ रियासतों की छोटी छोटी पहले से मौजूद दीवारों को आपस में जोड़ना शुरू किया ताकि एक मुसलसल और ना खत्म होने वाली दीवार बनाई जा सके। इस तामीर में मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। हर इलाके के हिसाब से अलग किस्म की बुनियाद डाली गई। पहाड़ी इलाकों में सख्त पत्थरों की बुनियाद और मैदानी इलाकों में कॉम्पैक्ट मिट्टी की। साथ ही वॉच टावर्स और सिग्नल टावर भी बनाए गए जहां से आग और धुआं जला के हमलों की खबर दी जाती थी। हजारों सिपाही, किसान और मजदूर इस प्रोजेक्ट पर लगाए गए। चिन डायनेस्टी का यह मंसूबा आगे आने वाली तमाम डायनेस्टीज के लिए ब्लूप्रिंट बना। डायनेस्टी के खत्म होते ही 206 कबले मसीह में हान डायनेस्टी का आगाज हुआ, और यहीं से चाइना एक नए डायरेक्शन के अंदर इंटर हुआ। अगर चीन ने किसी चीज की बुनियाद रखी थी तो हान के आने के बाद उसके ऊपर एक मुसलसल और कभी ना खत्म होने वाली अंपायर को खड़ा किया गया। हान डायनेस्टी का सबसे अहम बादशाह एम्परर वू ऑफ हान था, जिसने ये समझा कि नॉर्थर्न कबाइल का खतरा अभी बरकरार है, वो टला नहीं। इसी वजह से चीन की रखी गई बुनियाद उसने सिर्फ उसको रिपेयर नहीं किया बल्कि और आगे तक उसको फैलाया, उसके ऊपर मजीद काम किया। इस दौर में दीवार के ऊपर फौजी छावनियां, सप्लाई राउट्स और फौजी पोस्ट भी बनाई गई ताकि लश्कर एनी टाइम तैयार रहे जंग के लिए। हान के जमाने में दीवार का रोल और भी बढ़ गया। अब ये सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि सिल्क रोड की हिफाजत का जरिया भी बन गई थी। नॉर्थर्न रूट से गुजरने वाली ट्रेड के लिए चेक पॉइंट और फोर्ट्स भी बनाए गए, जिससे चाइना की सियासी और तिजारती दोनों चीजें मजबूत हुई। लेकिन हान डायनेस्टी के जवाल के बाद चाइना लंबे अरसे तक अनस्टेबल रहा। सेंट्रल हुकूमत कमजोर हो चुकी थी और पूरा मुल्क मुख्तलिफ रीजन में बिखरा हुआ था। इस बेचैन दौर के बाद सुई डायनेस्टी का कयाम हुआ। इसने पूरे चाइना को दोबारा से एक ही झंडे के नीचे इकट्ठा किया और पुरानी दीवारों को दोबारा से रिपेयर करके उन्हें फंक्शनल बनाने की बुनियाद रखी। सुई के बाद टांग डायनेस्टी आई, जहां बॉर्डर की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर किया गया, नॉर्थर्न रूट्स और चेक पॉइंट्स को मजीद मेंटेन किया गया, लेकिन ज्यादा फोकस एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपेंशन पर रहा, ना कि नई दीवार को दोबारा से आगे बिल्ड करने पर। लेकिन जब टांग डायनेस्टी का भी जवाल शुरू हुआ तो चाइना फिर से एक दफा अनस्टेबल हो गया। छोटे इलाके अपनी अपनी हुकूमतें चलाने लगे और सेंट्रल कंट्रोल भी टूट गया, और मुल्क एक अरसे तक पॉलिटिकल क्याओस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा रहा। इस टर्बुलेंट और डिवाइडेड पीरियड के बाद 1368 ईस्वी में मिंग डायनेस्टी का आगाज हुआ। मिंग डायनेस्टी का दौर 1368 ईस्वी से लेकर 1644 ईस्वी तक चला। जब मिंग के एम्परर ने हुकूमतें संभाली तो उन्होंने पूरे चाइना को यूनिफाई किया और फुल स्केल फोर्टिफाई करने का फैसला भी किया। एम्परर होंगवू और उसके बाद एम्परर वानली ने वाल के लिए ब्रिक्स और स्टोन का मैसिव यूज किया ताकि ये दीवार ना सिर्फ मजबूत हो बल्कि लंबे अरसे तक यूं ही खड़ी रहे। पहाड़ी इलाकों में स्टीप स्टोन रैम्प्स और नैरो पासेस बनाए गए जहां से इन्वेजन को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था।
मैदानी एरियाज में कम्पैक्टेड जमीन और स्टोन फाउंडेशन का इस्तेमाल किया गया, जिससे दीवार हमेशा स्टेबल और ड्यूरेबल रहे। हर स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर वॉच टावर्स, बैरक्स और सप्लाई रूट्स बनाए गए ताकि फौजी रिस्पॉन्स फास्ट और खतरनाक हो। वॉल के साथ साथ रोड और ट्रेड रूट्स भी अपग्रेड किए गए, जिससे न कि सिक्योरिटी बल्कि इकोनॉमिक कंट्रोल भी मजबूत हुआ। मिंग के दौर में सिस्टमेटिक मेंटेन किया गया और दीवार को मजीद लंबा और गहरा करने के प्लान भी इम्प्लीमेंट हुए, और दीवार का हर हिस्सा नॉर्थ के डिजर्ट से लेकर माउंटेन तक फैला, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस स्ट्रक्चर है। ये एरा ग्रेट वॉल को रीजनल डिफेंस से उठाकर ग्लोबल आइकॉनिक सिंबल बना गया, जो आज भी हर विजिटर की आंखों को एहसास दिलाता है। ये दीवार पत्थर और मिट्टी का स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ये चाइना के आज 15 सूबों से गुजरती है। कहीं ये पहाड़ों की चोटियों पे बुलंद नजर आती है तो कहीं रेगिस्तान की खामोशी में गुम हो जाती है। इसके साथ वॉच टावर, सिग्नल टावर, फोर्ट और बैराक भी बने हुए हैं, जहां से कभी दुश्मन के हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। आग, धुआं और फ्लैग के जरिए सिग्नल पास किए जाते थे ताकि आने वाले खतरे को पहले से ही महसूस कर लिया जाए। ये दीवार जंग के लिए सिर्फ नहीं बनी थी, बल्कि बॉर्डर कंट्रोल, ट्रेड मॉनिटरिंग और एम्पायर्स की हदूदों की पहचान भी थी। इसने सिर्फ फौज नहीं बल्कि पूरी चाइनीज सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट किया। आज ये दीवार एक सॉलिड विटनेस है उन लोगों की मेहनत का, उन एम्पायर्स की सोच का और उन कुर्बानियों का जो 2000 साल तक इसे जिंदा रखने के लिए दी गई। ये सिर्फ चाइना की हिस्ट्री नहीं बल्कि इंसानी अज़म, सब्र और इरादे की जिंदा मिसाल है, और आज पूरी दुनिया इसीलिए इसे कहती है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना।